नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दत्तवाड़ नरेंद्र अकेडमी बुढ़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ा है। प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद में होने वाली वर्साई की संधि के संबंध में एक बार हम इसको रिपीट करें कि 1914 से 1918 के मध्य में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। ध्यान रहे कि युद्ध हमेशा दो गुटों के मध्य होता है। इसका विशेष रूप से केंद्र यूरोप महाद्वीप माना गया था। 1918 में युद्ध समाप्ति के पश्चात संपूर्ण राष्ट्रों ने आपस में एक शांति संधि स्थापित करने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। शांति सम्मेलन की उपज अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की है। उनके 14 सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यह सम्मेलन बुलाया गया। इसमें 32 राष्ट्रों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की दो प्रमुख बातें हैं, ये जो हमने चर्चा की है। एक, वर्साई की संधि अर्थात विश्व युद्ध का जो दोषी है उस दोष का प्रतिफल देना। दूसरी ओर, आगे भविष्य में युद्ध ना हो इसके लिए शांति संधि स्थापित की गई। इनके लिए हमने देखा कि एक राष्ट्र संघ का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य है भविष्य में युद्धों से विश्व को बचाना है। दूसरी ओर है वर्साई की संधि, जो इस युद्ध का दोषी है उसे ढूंढना, उसे दंडित करना है। ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का दोषी प्रमुख रूप से जर्मनी को ठहराया गया था। जर्मनी को इस संधि के दौरान अनेक यातनाएं दी गई, आर्थिक रूप से भर डाला गया, उसकी सैन्य शक्ति समाप्त कर दी गई, उसके क्षेत्रों का डिवाइडेशन कर दिया गया। इसी प्रकार से जर्मनी को एक पंगु बना दिया गया और संधि के ऊपर उनको जबरन हस्ताक्षर करवा दिया। अर्थात ये कहा जाता है कि 1871 में फ्रांस और जर्मनी का जो युद्ध हुआ, फ्रांस उसका बदला लेना चाहता था, इसलिए भेदभावपूर्ण संधि थी। भेदभावपूर्ण संधि होने के कारण ये कहा नहीं जा सकता कि विश्व में अब शांति कायम हो पाएगी क्या। इस भेदभावपूर्ण संबंधों के चलते राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 10 जनवरी 1920 को। ये राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रारूप भी इस पेरिस शांति सम्मेलन में ही तैयार कर लिया गया। इससे आगे हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्र संघ की स्थापना से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में जो घटनाक्रम हुए हैं, क्या वजह है कि अगला 20 साल के बाद में ही अगला विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इसके संबंध में ये कहा जाता है कि 1920 से लेकर के 1939 के मध्य में एक युद्ध विराम माना जाता है। इस युद्ध विराम के चलते 1920 से 1930 तक प्रत्येक राष्ट्र अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करने में क्रियाशील हो गया, व्यस्त हो गया। जर्मनी जैसे राष्ट्र भी अपनी बिखरी हुई व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास करने लग गए। इसके दौरान किसी भी राष्ट्र ने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जैसे ही 1930 में हमने देखा, 1930 में विश्व में एक आर्थिक मंदी का दौर आया। अर्थात विश्व में बेरोजगारी बढ़ गई, काम धंधे चौपट हो गए। कहा जाता है अमेरिका जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत राष्ट्र था, वो भी इस समय डूब चुका था। जर्मनी जैसे राष्ट्र, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे राष्ट्र, उन्होंने दूसरे राज्यों को हड़पने के लिए प्रयास किया, अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करने के लिए। ऐसी स्थिति में
1931 में एशिया महाद्वीप का जापान एक देश है। इस देश में एक क्षेत्र है चीन का एक मंचूरिया नामक क्षेत्र है। इस मंचूरिया नामक क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया 1931 में जापान ने उस क्षेत्र पर आक्रमण किया तो चीन ने राष्ट्र संघ नामक विश्व शांति का जो संगठन था उस संगठन ने शिकायत की। राष्ट्र संघ ने उसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसको लीटन आयोग का उद्देश्य था। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लीटन आयोग का गठन किस लिए किया गया था। जो चीन का हिस्सा मंचूरिया था जिसके ऊपर जापान ने अपना आधिपत्य कर लिया और चीन ने राष्ट्र संघ में शिकायत की और इस शिकायत की जांच करने के लिए राष्ट्र संघ ने एक लीटन आयोग का गठन किया। लेकिन राष्ट्र संघ जापान के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में सफल नहीं हो पाया। ऐसे में जापान के हौसले बुलंद हो गए और जापान ने 1937 में पुनः चीन पर हमला कर दिया। इसी प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया फलस्वरूप फिर राष्ट्र संघ में उसकी शिकायत की गई, लेकिन उसी का किसी प्रकार का तोड़ नहीं आ पाया। इसलिए एक तो ये वजह रही है कि राष्ट्र संघ की दुर्बलता यहाँ प्रकट होती है जब 1931 में जापान द्वारा मंचूरिया को हटा दिया गया। दूसरी ओर हमने ये देखा कि 1935 में यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यूरोप महाद्वीप का एक देश इटली है। इटली ने अबिसिनिया पर आक्रमण किया। इटली ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया 1935 में आक्रमण के बाद में उस पर विजय प्राप्त करने के पश्चात वही शिकायतें संयुक्त राष्ट्र संघ में चलेगी। राष्ट्र संघ इटली के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पाया। तो दूसरी असफलता इसकी ये मानी जाती है कि वो इटली पर इस असफलता के बाद में 1937 में इन सभी विस्तारवादी नीतियों के पश्चात जर्मनी भी अपनी विस्तारवादी नीति अपनाने लग गया। जर्मनी ने इससे पहले 1921 से ही संधि का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। मतलब अपने आर्थिक भार नहीं चुकाना, अपने क्षेत्रों को नए प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, ऐसी प्रक्रिया अपनाने लगे। क्योंकि युद्ध समाप्ति के पश्चात जब जर्मनी की जनता निरुत्साहित थी तो एक प्रथम विश्व युद्ध का एक सैनिक था, नाम था उसका हिटलर ने जनता को पुनः प्रोत्साहित किया और संधियों के उल्लंघन करने के लिए जनता को तैयार किया और उन्होंने इटली की सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। हिटलर एक इटली का बादशाह। हिटलर ने नाजीवादी व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस नाजीवादी व्यवस्था का उद्देश्य था कि अपने जीते जो संधि के दौरान लूटे हुए जो क्षेत्र हैं उनको पुनः प्राप्त करना,
अपनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो वर्साय की संधि है, उन वर्साय की संधि में जो अपमान हुआ है, उस अपमान का बदला लेने के लिए हम कार्रवाई करेंगे। हिटलर के नाजीवादी व्यवस्था के कारण ही 1937 में उसने सर्वप्रथम चेकोस्लोवाकिया पर अपना आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। उस पर अधिकार करने के पश्चात किसी प्रकार के अन्य राष्ट्र ने उसके किसी प्रकार की आवाज नहीं उठाई। उस वजह से जर्मनी का हौसला बुलंद हो गया और वे अन्य राष्ट्रों से अपने हितैषी राष्ट्रों जैसे इटली में फांसीवादी व्यवस्था थी। इसके प्रमुख थे मसोलिनी की फांसीवादी और इटली की नाजीवादी व्यवस्था। दोनों व्यवस्था साम्यवाद के विरोधी थी। आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि 1917 में संयुक्त संघ ने साम्यवादी व्यवस्था प्रारंभ करने वाला लेनिन था। उस साम्यवादी व्यवस्था के विरोधी थे फांसीवादी और नाजीवादी। दूसरी ओर हमने ये देखा कि 1917 के बाद में जो सोवियत संघ था वो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो चुका था। उन्हें किसी प्रकार से भाग लेने से इनकार कर दिया। लेकिन तुष्टीकरण की नीति के अनुसार इंग्लैंड एवं फ्रांस नहीं चाहते थे कि विश्व में साम्यवादी व्यवस्था पनपे। इसलिए वो चाहते थे कि किसी प्रकार से सोवियत संघ का अंत हो, और सोवियत संघ का अंत करने के लिए उन्होंने उकसाया इटली के मसोलिनी को और जर्मनी के हिटलर को उकसाया। उनका उद्देश्य था कि ये दोनों मिलकर के सोवियत संघ का विनाश कर देंगे। इस तुष्टीकरण की नीति में वो सफल नहीं हो पाए। जब उनके ऊपर हमला होने लगे तब वे जर्मनी पर आक्रमण करने लगे। आगे की घटनाक्रम के रूप में देखें, आगे देखिएगा। जब जर्मनी अपनी प्रत्येक व्यवस्था में सफल होता चला गया, उसकी साम्राज्यवादी भावनाओं के कारण उनके सहयोग करने वाले राष्ट्रों का उदय हुआ, तो उन्होंने नाजीवादी मसोलिनी से भी मुलाकात की। 1937 में हिटलर एवं मसोलिनी, ये मसोलिनी इटली का शासक था और हिटलर जर्मनी का शासक था। दोनों ही शासकों ने अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के कारण अपनी मित्रता कर ली 1937 में, जिसे कहा गया रोम बर्लिन धुरी के रूप में जाना गया। अब इन विस्तारवादी नीतियों में एक एशिया महाद्वीप का राष्ट्र था जापान। अब जापान भी इनके सहयोगी के रूप में कार्य करने लग गया। इसी प्रकार से विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले 3 राष्ट्रों ने एक धुरी राष्ट्र के नाम से एक संगठन बनाया। इसमें धुरी राष्ट्र में रोम, बर्लिन एवं टोक्यो थे।
ये तीनों राष्ट्र थे। रोम राजधानी है इटली की, बर्लिन राजधानी है जर्मनी की, और टोक्यो राजधानी है जापान की। ये तीनों ही राष्ट्र अपने साम्राज्यवादी नीतियों के कारण जाने गए थे, और तीनों ही राष्ट्रों ने क्या किया, अंत तीनों ही राष्ट्रों ने एक समझौता किया। समझौते के आधार पर कहा गया कि जर्मनी यूरोप पर अपना अधिकार कर ले, दूसरी ओर इटली अफ्रीका आदि पर अपना आधिपत्य कर ले, और तीसरी ओर जापान था, और जापान एशिया महाद्वीप पर अपना अधिकार कर ले। इस सपनों के साथ में तीनों ध्रुवी राष्ट्र एकजुट होकर के विश्व विजय के लिए कार्य करने लगे। इन ध्रुवी राष्ट्रों का गठबंधन देख करके इसके विपरीत जो राष्ट्र थे, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, रूस है, अमेरिका है, उन्होंने भी अपना एक गुट बनाया जिसका नाम था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, रूस, फ्रांस और चौथा है इंग्लैंड। अब एक गुट में तो ये राष्ट्र हो गए 4 राष्ट्र मित्र राष्ट्रों के रूप में, और दूसरी ओर ध्रुवी राष्ट्रों के रूप में जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 राष्ट्र। अब स्वाभाविक सी बात है कि प्रथम विश्व युद्ध की तरह दोबारा 2 गुटों में दुनिया विभाजित हो गई, दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लगी, लेकिन एक दूसरे के कपट था, क्योंकि रूस जिसको पूर्व में सोवियत संघ कहा जाता था, फ्रांस और इंग्लैंड नहीं चाहते थे कि दुनिया में साम्यवादी व्यवस्था हो। उनका मानना था कि हम जर्मनी को उकसाएं और रूस पर हमला कराएं, इसको ध्वस्त करें। लेकिन दूसरी ओर जर्मनी ये चाहता था कि जो फ्रांस है उन्होंने अपने को अपमानित किया गया वर्साई की संधि के दौरान, इसलिए हम बदला लेना चाहते हैं किसका, फ्रांस का। क्योंकि इससे पहले फ्रांस ने भी, जैसे 1871 में जर्मनी ने फ्रांस पर विजय प्राप्त की थी, अब ये भी उसका बदला लेना चाहता है, इसलिए फ्रांस को परास्त करने के लिए कार्रवाई करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया गया। अब देखिए, अब जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो राष्ट्र संघ बना, उनकी हमने विफलता देखी है कि इटली को अबिसिनिया पर अधिकार करने से नहीं रोक पाया, जर्मनी को वो नहीं रोक पाया, तीसरी ओर वो जापान को भी मंचूरिया पर अधिकार करने के लिए नहीं रोक पाया। इसलिए ये ध्रुवी राष्ट्र अपने आप में जान गए थे कि राष्ट्र संघ जैसी शक्ति कोई ऐसी नहीं है जो अपने को विश्व विजय के लिए कोई रुकावट पैदा करे। इसके देखिएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके निम्न कारणों के रूप में भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे वर्साई की संधि। वर्साई की संधि है, वर्साई की संधि एक भेदभावपूर्ण संधि थी। इस भेदभावपूर्ण संधि में जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों में रूस था, वो जर्मनी का यहाँ बदला लेना चाहता था। इसलिए जो ये संधि थी एक भेदभावपूर्ण थी। इसमें जो जर्मनी है, जर्मनी को यहाँ पर अपमानित किया गया, जर्मनी को यहाँ पर अपमानित किया गया, और जर्मनी पर ये संधि न चाहते हुए भी इस संधि को लादा गया, थोपा गया उसके ऊपर, और साथ में ही इस संधि के दौरान में उसको आर्थिक रूप से इतना पंगु है, 5 अरब डॉलर उसका भार ला दिया गया। साथ में ही उसके जो क्षेत्र से उसको भी छीन लिया गया। यहाँ तक ही नहीं, इसके अधीन जो कील नहर थी,
उनको भी मित्र राष्ट्र ने छीन लिया गया। तो ऐसे अपमान का बदला लेने के लिए जर्मनी ने प्रयास करना स्वाभाविक ही था। इसलिए एक अर्थ तो ये रहा कि ये जो वर्साई की संधि हुई थी 1919 में, ये अपमानजनक संधि थी और यहीं से ही द्वितीय विश्व के जो बीज हैं वो बो दिए गए। द्वितीय विश्व के बीज वर्साई की संधि के दौरान बो दिए गए। तो एक कारण तो ये रहा है कि वर्साई की संधि न्यायपूर्ण नहीं थी, इसमें कहीं न कहीं भेदभावपूर्ण थी, इसलिए ये द्वितीय विश्व युद्ध स्वाभाविक था। दूसरा कारण है सामूहिक सुरक्षा का फर्क। 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य था आपस में विश्व के राष्ट्रों की सामूहिक सुरक्षा करना, लेकिन विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आपसी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति एवं एक दूसरे के प्रति आशंका की जो भावना है, इस वजह से सामूहिक सुरक्षा का पतन नजर आया। जैसे जापान द्वारा मंचूरिया पर अधिकार करना है, इटली द्वारा अबिसिनिया पर अधिकार करना है, इसी प्रकार से जर्मनी द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार करना है। इस नीतियों के कारण सामूहिक सुरक्षा का पतन हुआ। साथ में ही सामूहिक सुरक्षा के लिए इंग्लैंड एवं फ्रांस का उद्देश्य रूस को परास्त करना था, जबकि रूस विश्व में शांति चाहता था। इन दोनों का उद्देश्य था विश्व में साम्यवाद को रोकना, जबकि सोवियत संघ में साम्यवाद का प्रादुर्भाव हुआ था। इस सामूहिक सुरक्षा के अभाव की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होना स्वाभाविक हो गया। अगली बार हम देखते हैं तुष्टीकरण की नीति। तीसरी है तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति का अर्थ ये होता है कि एक राष्ट्र दूसरे को आशंका की दृष्टि से देखना या एक राष्ट्र किसी तीसरे के माध्यम से उसको परास्त करने के लिए प्रयास करना। अब इस काल के दौरान फ्रांस एवं इंग्लैंड ये दोनों राष्ट्र चाहते थे सोवियत संघ को परास्त करना, लेकिन सीधा इस पर हमला नहीं करना चाहते थे। उनको पता था कि एक तरफ जो इटली है एवं जर्मनी है, ये दोनों भी साम्यवाद के कट्टर विरोधी हैं। इन्होंने चाहा, इंग्लैंड ने चाहा कि हम जर्मनी के माध्यम से सोवियत संघ को परास्त करें, जबकि जर्मनी का उद्देश्य था कि संपूर्ण यूरोप महाद्वीप पर अपना आधिपत्य स्थापित करें। तो इस तुष्टीकरण की नीति के कारण भी ये युद्ध स्वाभाविक ही हो गया। अगली बात है निशस्त्रीकरण की असफलता। निशस्त्रीकरण की असफलता, इसका उद्देश्य है शस्त्रों की होड़ को समाप्त करना है। शस्त्रों की होड़ को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था वर्साई की संधि के दौरान। उसमें यह कहा गया कि कोई भी राष्ट्र हथियारों का निर्माण नहीं करेगा, लेकिन एक और जो फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका है, उन्होंने हथियारों का निर्माण करना प्रारंभ किया गया, जबकि इटली और जर्मनी को यह हथियारों के निर्माण के रोक लगाने के लिए बाध्य कर रहे थे। अब उन्होंने भी इस शस्त्रीकरण के नियम का उल्लंघन करते हुए जर्मनी ने हथियार बनाना प्रारंभ कर दिया। और हथियार बनाना प्रारंभ कर दिया, ऐसे में जो निशस्त्रीकरण का जो करार किया गया था, इस करार का उल्लंघन किया गया। इसके साथ में अगले बिंदु के रूप में हम देखें हथियारों की होड़
जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले चल रही थी, उन दोनों में व्याप्त होगी। इसके बाद में एक आ गया आर्थिक संकट। आर्थिक संकट हमने पहले देखा था कि 1930 ईस्वी में क्या हुआ था, एक विश्वव्यापी मंदी का दौर आया और विश्वव्यापी मंदी के दौर से प्रत्येक राष्ट्र उभरने के लिए हथियारों की होड़, हथियारों का निर्माण करना एवं अन्य व्यवस्थाओं को अधिक बढ़ा देना, साथ में ही अपने साम्राज्य का विस्तार करने पर बल देने लगा। इस साम्राज्य विस्तार का अर्थ होता है कि एक देश अपनी सीमाओं से सटे हुए जो देश है उन पर अधिकार करके या उनकी आर्थिक लूट करके आर्थिक मंदी से अपने आप को बाहर निकालना है। इस उद्देश्य से आर्थिक संकट की वजह से साम्राज्य विस्तार की भावना बढ़ी और साम्राज्य विस्तार की भावना ये राष्ट्र संघ की प्रत्येक शर्त का उल्लंघन करती है। इसके आगे में देखें कि अनेक कारण हैं, जिसे विभिन्न अल्पसंख्यक जातियां, विभिन्न अल्पसंख्यक जाति। अल्पसंख्यक जाति का अर्थ क्या है? जैसे ही वर्षाई की संधि हुई, वर्षाई की संधि जमने पर थोपी गई, जमने के साम्राज्य को विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया गया। यूं कर दिया गया, कुछ क्षेत्र फ्रांस को सौंप दिया गया, कुछ क्षेत्र इसका इंग्लैंड को सौंपा गया, कुछ सोवियत संघ को सौंपा गया और कुछ पर अधिकार अमेरिका का। हिटलर चाहता था कि किसी प्रकार के जो जर्मन जाति के लोग हैं उनको एकत्रित किया जाए। अब धीरे धीरे जमने के क्या कि जो क्षेत्रों में अल्पसंख्यक जर्मन जाति के लोग रह रहे थे उन लोगों को हो रहे भेदभाव का आह्वान किया और उन क्षेत्रों को या तो अल्पसंख्यकों का संरक्षण किया जाए और या इन क्षेत्रों को जमने में वापस मिलाया जाए। इन अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए जो जर्मनी था, जर्मनी ने क्या किया, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया आदि क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण का उद्देश्य था कि यहाँ जर्मन जाति के लोग हैं, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इन भेदभाव को समाप्त करने के लिए इन क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाने के लिए कार्य किया और ये उसका साम्राज्य विस्तारवादी कार्य था। तो एक तरफ जो अल्पसंख्यक जो जातियां थी उनके भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी कार्य किया गया जर्मन लोगों ने। दूसरी ओर हमें देखते हैं कि पोलैंड पर आक्रमण, पोलैंड पर ध्यान रखिएगा, ये तात्कालिक कारण भी है द्वितीय विश्व युद्ध का। 1 नवंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। पोलैंड और फिनलैंड को इंग्लैंड ने आश्वासन दे रखा था। इंग्लैंड के साथ इनका पैक्ट हुआ कि हमारे ऊपर यदि कोई राष्ट्र आक्रमण करता है तो हम आपका सहयोग करेंगे। यदि पोलैंड पे करता तो इंग्लैंड सहयोग करेगा, इंग्लैंड पे करता तो पोलैंड सहयोग करेगा। तो जैसे ही पोलैंड के ऊपर जर्मनी का आक्रमण हुआ, इंग्लैंड ने जर्मनी के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण, और इसी के साथ ही विश्व युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब इस विश्व युद्ध दो गुटों के बीच में, मित्र राष्ट्रों और भू राष्ट्रों के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध की अगली घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। अब अपना जो एक चैनल है उसके ऊपर हम जो टेस्ट सीरीज है उनको प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसे नरेंद्र एकेडमी बुडागोर जी का टेलीग्राम चैनल है।
उनके ऊपर ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उनके ऊपर हर दिन जो टेस्ट जो पढ़ाया जा रहा है उनके संबंध में ही प्रश्न दिए जाएंगे और आपकी प्रत्येक टॉपिक की वहाँ जांच की जाएगी। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक टॉपिक क्लियर करें, उसके संबंधी जो प्रश्न है उनको डाला जाएगा। और हमारी जो साइंस की क्लास है, हरिराम जी की जो क्लास है, हरिराम जी का जो यूट्यूब चैनल है उनके ऊपर आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। HR स्टडी पॉइंट के नाम से उनका चैनल चल रहा है, उसके ऊपर उपलब्ध करवाई जा रही है। और आप यदि हमारे से आपको कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। आपको धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।